हम्म। देखो सॉलिड में क्या, देखो लो टेम्परेचर पे जो होगा, एट लो टेम्परेचर मोस्टली जो मैटर है वो क्या रहता है, उसका जो एटम्स है वो पैक्ड रहता है, एक लिमिट एरिया में बाउंडेड रहता है, नहीं टाइटली बाउंडेड रहता है सॉलिड एट लो टेम्परेचर मोस्टली ऐसा। इसीलिए जिसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है तो उसमें जितना भी एटम्स होगा उसका पोजीशन फिक्स है, नहीं इसके अंदर मान लेते हैं कि इसको हम एनर्जी देंगे, जिस एनर्जी के साथ बॉन्डेड है इसके ऊपर में, सॉलिड के ऊपर में जो भी एटम्स होगा वो सभी बॉन्डेड है, जिस एनर्जी से बाउंडेड है उतना एनर्जी यदि दे देंगे तो क्या होगा, सब फिर एक एक करके सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, नहीं सब अलग अलग सेपरेट होकर के निकल जाएगा। तब इमेजिन करो इतना दूर में जो स्पेस होगा, ये सभी स्पेस जो बचेगा उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट के तरह इमेजिन कर लेते हैं कि हर एक जगह जो है वो इमेजिनरी पॉइंट है, जिसके चारों ओर क्या था, जो एटम हटा है यहाँ से, नहीं डिस्पर्स हुआ है, वो सभी इस इमेजिनरी पॉइंट से कनेक्टेड था चारों तरफ, नहीं तो इसीलिए सॉलिड में क्या होता है कि एटॉमिक अरेंजमेंट जो होता है ना, देखा गया है कुछ में क्या होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट फिक्स होता है सॉलिड के अंदर, माने इरेगुलर नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता भी है कहीं इरेगुलर, इसीलिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉलिड को स्टडी करने में। एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हो गया एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है, वह फिक्स होता है एटॉमिक अरेंजमेंट, नहीं रेगुलर अरेंजमेंट में जैसे मान लेते हैं कि ये घर है, अभी वाल है, तो कोई वाल जो होगा उस किस चीज से बना हुआ है, तो ब्रिक्स से बना हुआ है, तो एक ईंटा जो होगा उसका जो उसी के मल्टीपल में ना ये बना है वाल, उसी को जोड़ते गया है तो वाल खड़ा हो गया है। तो जो एक ईंटा जो होगा, एक ब्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी होगा उसके सराउंडिंग में, सेम अरेंजमेंट है चारों तरफ, उसके चारों उसके सराउंडिंग में अरेंजमेंट क्या है, सेम है, सिमिलर अरेंजमेंट है। तो इसीलिए उस क्रिस्टलाइन को भी स्टडी करने के लिए उसको फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है कि सिंगल एटम क्रिस्टलाइन है, सिंगल है, एक होता है पॉली क्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल में क्या होता है कि जैसे सिंगल उसके जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग में अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, है कि नहीं, सिंगल क्रिस्टल में। और वही सिंगल क्रिस्टल जो होगा, बहुत सारा सिंगल क्रिस्टल को मिला देंगे तो नेचुरली ऑकर्ड क्रिस्टल होगा पॉली क्रिस्टल। जैसे मोस्टली जो होता है सेमीकंडक्टर वो पॉली क्रिस्टलाइन होता है, उसमें बहुत सारा सिंगल क्रिस्टल होता है कि नहीं, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी सिंगल क्रिस्टल में और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिवाइड किया गया है। सिंगल क्रिस्टल, बहुत सारा सिंगल क्रिस्टल रहता है किसमें, पॉली क्रिस्टलाइन में। तो सिंगल क्रिस्टल में एक एटम के चारों ओर क्या होगा, सिमिलर अरेंजमेंट होगा उसमें, लेकिन क्रिस्टलाइन में से बहुत सारा सिंगल क्रिस्टल होगा, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ क्रिस्टल जो है, जो एक ग्रुप का फॉर स्मॉलेस्ट ग्रुप या वॉल्यूम का जो फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। इसीलिए पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमको यूनिट सेल का स्टडी करना पड़ता है, समझे ना, जिससे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके, समझे ना। तो पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ने के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो ये यूनिट सेल क्या है, तो ये यूनिट सेल में हम पहले कह दिए हैं कि यूनिट सेल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इमेजिनरी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जो पूरा यूनिफॉर्मली एक स्पेस है जिसमें सब जगह क्या है, एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम कहते हैं लेटिस पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट लेते हैं।
फिर इस लेटिस पॉइंट में जो है मोनो एटॉमिक लेटिस पॉइंट में देखो ऐसा होगा जिसमें एक इमेजिनरी पॉइंट है उसके चारों ओर, ऐसा भी होगा कि एक लेटिस पॉइंट से एक ही एटम अटैच रहे, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक लेटिस पॉइंट से दो एटम अटैच हो, ऐसा भी हो सकता है 3 एटम 4 एटम अटैच हो सकता है, जिससे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है। नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो तैयार होगा तो लेटिस पॉइंट से कितना एटम अटैच है उस पर डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर। समझिए, इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें लेटिस पॉइंट होता है और एक बेसिस होता है। लेटिस पॉइंट से जो अटैच्ड एटम है वो जब तक मिलेगा तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होगा। समझिए ना, जैसे घर में भी मान लेते हैं बनाते हैं तो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं पहले और डिफरेंट जगह पे इमेजिनरी पॉइंट दे देते हैं, फिर उस पे क्या करते हैं उसके जगह पे ब्रिक्स को लगाते जाते हैं तो स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरह से जैसे यही है, अब ये गोला है, हर जगह एक इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, चारों बगल फ्रेमिंग कर देंगे, एक पॉइंट इमेजिन करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे और हर एक से ये बीच में जो गैप होगा उसमें डिफरेंट सॉलिड एटम से भरते जाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए क्या चाहिए, लेटिस पॉइंट और बेसिस। बेसिस क्या होगा कि एक लेटिस पॉइंट से कितना अटैच्ड है, नहीं एटम्स, उस पे डिपेंड करता है। इसीलिए लेटिस जो होता है वो क्या होता है, तो लेटिस इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ए सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। समझ गया, इमेजिनरी पॉइंट का एक सेट होता है लेटिस। ये हो गया तुमको लेटिस, रीजन ऑफ लेटिस पॉइंट। हम कहेंगे रीजन ऑफ लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट्स का ये रीजन है जो कि सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट है। ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट का सेट, सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। सर ये 3D में या 2D में? 2D और 3D दोनों बता रहे हैं, अभी 2D बता रहे हैं, 3D दोनों बताएं। मार्कर वाला एग्जांपल दिए तो वो 3D हुआ ना? क्या कहा, मार्कर वाला एग्जांपल दिए थे तो उसमें 3D हुआ ना वो? हाँ मार्कर तो 3D हो गया। समझ गया, तो अब देखो हर एक लेटिस पॉइंट जो है, 2 लेटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। मान ये ए है और ये बी। अब मान लेते हैं ए है, जैसे सपोज करो यूनिट वेक्टर तो पता है ना, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई जे कैप और के कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी ये हो गया बेसिस। अब मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड है 1। अब देखो ये जो है कोई पॉइंट यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर है P, ठीक है। अब इस P का पोजीशन हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको मिला दें। अब देखो ये इतना कोई जब यूनिट मान लेते हैं लेंथ I, I हो गया। अब ऐसा ऐसा मान लेते हैं इसमें 3 टाइम्स है, एक का लेंथ यदि 1 है तो ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3, यानी 3 बार में क्या होगा, I के मल्टीपल जो है 3I इसमें समा जाएगा, तो ये हो गया 3I। इसी तरह से इधर लेंगे 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि 5 टाइम्स है। इतना बड़ा लेंथ इधर यदि लेते हैं इससे 1 2 3 4,
मान लीजिए कि ये 4 है, एक जे हो गया, 2j हो गया, 3j, 4j, तो इधर टोटल लेंथ कितना हो गया 4j। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस फैक्टर ए को जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 3i + 4j, नहीं तो ई हो गया बेस फैक्टर हो गया, आई और जे क्या हो गया बेस फैक्टर, उसी के मल्टीपल में ये फैक्टर ए हो गया। इसी आई जो है इसी का ट्रांसलेशन हुआ। अब पॉइंट पी पे पहुंचना है, तो पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए पहले एक्स एक्सिस के लंग जाना पड़ेगा 3i और वाई एक्सिस के लंग जाना पड़ेगा 4j, जाएंगे यहाँ पर तब पहुंचेंगे पॉइंट पी पे। तो इस आई का क्या हुआ है ट्रांसलेशन, जे का भी क्या हुआ ट्रांसलेशन, तब हम पहुंच गए ना। इसीलिए अब किसी अदर पॉइंट पे भी जाना होगा तो इस एक मतलब इस पॉइंट पे जाना होगा, तो इसको क्या होगा ट्वाइस ए होगा, 2a कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो a के मल्टीपल में न जाएंगे। यदि इस पॉइंट पे पहुंचना है ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस के नाम, तो कितना जाना पड़ेगा 2b हो जाएगा, यहाँ से जो ओरिजिन मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रांसलेशन हुआ है b वेक्टर का ट्रांसलेशन 2 टाइम्स हो गया, a का हो गया 1, तो इसी के मल्टीपल में कहीं भी पूरे लेटेस्ट पॉइंट को कवर करना होगा तो इसी के मल्टीपल में न चलेंगे तो पूरा लेटेस्ट पॉइंट को पकड़ लेंगे, हम नहीं कवर कर लेंगे। जैसे एक ईंटा लेते हैं घर जो बनाते हैं तो एक ईंटा जो है उसी पे मल्टीपल करते चले जाएंगे तो पूरा वाल बन जाता है कि नहीं। तो एक ईंटा क्या हो गया तुम्हारा यूनिट सेल, जो कि क्या है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है उसका, पूरे स्ट्रक्चर का सबसे जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है वो एक ईंटा के बराबर हो गया, समझ में। तो इसीलिए कौन आया है नया समझ गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया यूनिट सेल लिख लिया ना, यूनिट सेल क्या हो गया इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का एक क्या हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, व्हिच ऑन कंटिन्यूअस रेपिटेशन कैन जनरेट द होल क्रिस्टल, यानी इसके जनरेशन से क्या होगा इसके मल्टीपल में होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, इसी के मल्टीपल में होगा ट्रांसलेशन वेक्टर के मल्टीपल में, है समझ में। अब देखो मान लो कि हम यहां से यहां गए, फिर इसको मिला दिया, स्ट्रक्चर बना है नहीं, तो इस स्ट्रक्चर में कितना एटम आ गया लेटिस पॉइंट आ गया 1 2 4 5 6 7, 9, लेकिन ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल नहीं हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल में सबसे जो बेस फैक्टर लिए हैं ए, उसमें से सिंगल अरेंजमेंट होना चाहिए, माने 1 होना चाहिए, 1a और 1b से जो बनेगा स्ट्रक्चर वो स्मॉलेस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे यूनिट सेल, यूनिट तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको मिला देंगे, देखो ऐसे करके, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस a है ये b है, ये जो बना है रेक्टेंगल ये a इक्वल टू b भी हो सकता है, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b होगा, a इक्वल, तो ये क्या हो गया ये हो गया तुम्हारा यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन्स हो गया कि जितना ये लेटिस पॉइंट जो है लेटिस पॉइंट, हर एक लेटिस पॉइंट का कितना पार्ट इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना पार्ट लग रहा है, उसका कितना पार्ट इसमें शेयर कर रहा है इस यूनिट सेल को फॉर्मेशन करने में। जैसे अभी बताए थे आई और जे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जे, यदि हम ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसमें आई क्या हो एक ही आई हो और एक ही जे हो, तो एक आई और एक जे के मल्टीपल से क्या होगा यहाँ पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो गया यूनिट सेल हो गया।
अब इसी के मल्टीपल में यदि यहाँ पे हम क्या कर दिए 3i कर दिए, तो इसी के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा। कौन आ गया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर का वीडियो नहीं आ रहा है ना? हाँ मेरे में भी नहीं आ रहा, तुम में आ रहा है क्या? नहीं। आवाज भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ बट अवेलेबल है सर, दिखा रहा है अवेलेबल है। कॉल पे होंगे। हाँ हो सकता है। क्या क्या पढ़े हो भाई, क्या क्या पढ़ा है सर? सॉलिड स्टेट हेलो। पढ़ा रहे, सॉलिड और स्टेट पढ़ा रहे, ओहो, स्टार्ट ही किया था अभी। क्वांटम वंटम सब हो गया? रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविसन जर्मर अच्छा एक्सपेरिमेंट। कौन आ गया था? जी जा सर। जी वीडियो सर, कहाँ चलाइए? वीडियो नहीं आ रहा है आपका सर। हाँ वही तो हम भी देख रहे हैं। एक बार काट के क्या फिर हो से रहा है? कीजिए ना। हाँ वही करते हैं। स्टार्ट हो गया। हाँ तो हम अभी बता रहे थे कि देखो इसमें यदि हम 4 लेटिस पॉइंट को मिला दिए हैं, इससे क्या हुआ, एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इसमें लेटिस जो पॉइंट है उसका कितना पार्ट इसमें शेयर कर रहा है इसको बनने में, फॉर्मेशन करने में। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो एंगल है दोनों के बीच में,
दो साइड के बीच में कितना है 90 डिग्री है। एक एटम जो है इसके चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल है 360 डिग्री। नहीं, तो एक एटम जो है पूरा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है 360 डिग्री, है कि नहीं? और ये एंगल जो है कितना है 90 डिग्री, उल्टा हो गया है। 360 डिग्री में 360 डिग्री एंगल में पूरे में ये कितना शेयर कर रहा है, कितना एंगल ये बना रहा है अंदर में, नहीं यूनिट सेल के अंदर में कितना एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है 90 डिग्री, समझे ना? इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1/4 नहीं होगा, यानी 1/4 पार्ट ये डिवाइड कर रहा है। तो शेयरिंग जो हम होगा कितना पार्ट कोई एटम शेयर कर रहा है, तो उसको हम जितना एंगल बनाएगा इनसाइड द सेल उससे हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड करते जाएंगे, तो कितना उसका पार्ट शेयर कर रहा है वो निकलता जाएगा। तो या कितना है 4 है, तो 4 को हर एक 1/4 अपना शेयर कर रहा है, हर एक एटम 1/4 शेयर कर रहा है, तो 4 into 1/4 कर देंगे तो कितना आ गया 1, यानी पूरा मिलके जितना एक एटम यदि शेयर करेगा उतना हिस्सा वो मिलके शेयर कर रहा है एक एटम के बराबर। इसीलिए इसमें कितना हो गया यूनिट सेल में 1 एटम के बराबर नहीं हो गया। तो यदि कहेगा तुमको कभी यूनिट सेल ऑफ ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस है तो ऑप्शन दे देगा कुछ निकालने के लिए कि कितना प्रिमिटिव सेल बनेगा। सबसे पहले तो देखो ये जो यूनिट सेल होगा, ये यूनिट सेल क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल होता है, लेटिस पॉइंट होता है, which on continuous repetition can generate the whole crystal, यही होता है ना, होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो यूनिट सेल जो होगा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक हो गया था प्रिमिटिव यूनिट सेल, समझ गया ना? ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में लिख लो प्रिमिटिव सेल इज ए मैक्सिमम, यहाँ पे हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल में लिखो कि प्रिमिटिव सेल इज ए मिनिमम वॉल्यूम, लिखो मिनिमम वॉल्यूम सेल, मिनिमम वॉल्यूम सेल, देयर इज ऑलवेज वन लैटिस पॉइंट पर परमिटिव सेल, यानी पर परमिटिव सेल में क्या होता है, कितना होगा 1 लैटिस पॉइंट, देयर इज ऑलवेज 1 लैटिस पॉइंट पर परमिटिव सेल। पर परमिटिव सेल में क्या होगा, एक ही यूनिट सेल होगा, समझा? उसी को हम लोग कहते हैं परमिटिव यूनिट सेल, ऐसा में, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ए परमिटिव सेल जो होगा या परमिटिव बेसिस कहेंगे इज ऑलवेज द सेम फॉर ए गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, समझ गया? क्योंकि पहले ही बता दिया कि लैटिस प्लस बेसिस ये क्या होता है, क्रिस्टल। लैटिस पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एक यदि यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट से हो सकता है 2 एटम हो, एक ही एटम हो सकता है, मोर देन 2 एटम हो सकता है, तो उसके ऐड करेंगे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या बनेगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो परमिटिव यूनिट सेल समझ गया ना, परमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे, सबसे मिनिमम वॉल्यूम हो गया सेल का, और उसमें क्या होता है कि 1 होता है लैटिस पॉइंट पर परमिटिव सेल। पर परमिटिव सेल में एक ही होगा लैटिस पॉइंट, है समझ में? यानी नंबर ऑफ एटम्स होगा किसी भी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल टू, लिख लो नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस, आगे समझ में? उसके बाद लिखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, उसमें लिख लो ए यूनिट सेल इन व्हिच देयर आर मोर देन 1 नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, समझ गया?
a unit cell in which there are more than one number of lattice point, one number of lattice point is called non-primitive unit cell। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे तुमको दिखाए हैं ये स्ट्रक्चर, देख रहा है ना, इसमें क्या है, यहाँ भी लेटिस पॉइंट है, यहाँ भी लेटिस पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस यूनिट सेल के फॉर्मेशन में देखो ये जो कॉर्नर पर जो एटम है, कॉर्नर वाला, एक फार्मूला बता देते हैं जिसमें हम लोग इसको कहा जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट है, या इफेक्टिव नंबर ऑफ, हम उसको कह सकते हैं एटम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। यदि लेटिस पॉइंट, एक लेटिस पॉइंट से भी एक ही एटम जुड़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां पे एटम्स भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट और एटम निकालने का फार्मूला लिख लो, n इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ये है 2D है, 2D होगा तो क्या होगा, 2D में 1/4 होगा, और कॉर्नर पर जो लेटिस पॉइंट है, यदि ये 3D में होगा क्यूबिकल, तो वहां ये क्या हो जाएगा 1/8, तो या वहां पे क्यूब में 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 डायमेंशन में ले रहे हैं इसलिए 1/4, ये ओनली फॉर 2D के लिए बता रहे, और हाफ इंटू हो जाएगा साइड, साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, ये हो गया कॉर्नर, और ये हो गया फेस। हाँ ये जो है ना, इसके साइड में जो होगा, साइड वाला हाफ पे शेयर करता है यूनिट सेल में, तो इसीलिए हाफ हो जाएगा, प्लस 1 इंटू हो गया Ni, आई मीन्स हो गया अंदर में, इनसाइड, अंदर में जो होगा वो पूरा का पूरा शेयर करेगा ना, तो पूरा का पूरा शेयर करेगा, जो बीच में रहेगा वो हो गया 1 इंटू Ni। आगे समझ में, जितना नंबर ऑफ एटम्स या लेटिस पॉइंट होगा अंदर में, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो तो इसमें क्या होगा, तो देखो तो इसमें सेकंड वाला में पूछेगा कि कितना लेटिस पॉइंट है इसमें, इसके अंदर, तो उसको कैसे निकालेंगे सेकंड वाला में, इस फार्मूला से यदि निकालना चाहेंगे तो निकालते हैं 1/4 इंटू फिर चार्ट हुआ, फिर 1/4 इंटू 4, फिर 1 + 1 1/4 होगा, एकदम सही कहा, ये होगा 1/4 4 आंसर 4 into 4 equal to 1 into 4 होगा, 2 4 होगा। हाँ इसमें 1/2 पे है ना, केस पे कितना है 4 है, 4 1/2 into 4, एक है अंदर 1 into 1 होगा, जी सर, 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 + 2 + 1 कितना हुआ 4। आगे समझ में कैसे निकालते हैं, समझ गया। अब मान लो कि इसी में इस तरह का रहेगा, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं इस तरह से डायगोनली,
ठीक है, इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेकंड में। अब पूछेगा कि ये जो है ना, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान 60 लीजिए एंगल का प्रोडक्शन 60 डिग्री का है, क्या है? जी। तो 2 लेसिस पॉइंट जो होगा यहाँ पे कितना शेयर करेगा? 60/360 करेंगे ना सर? हाँ एकदम सही कहा। तो 6/60 डिग्री हो जाएगा। नहीं 1/6 होगा सर। जी सर। हाँ 1/6 होगा। है समझ में? जी। 60 डिग्री का प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझा? यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 वाला जो है 1/6 तो 1 हो गया, तो कितना 1/6 शेयर करेगा? 4 ना सर, 4 ही ना, 4 कॉर्नर है। इसके बीच में एंगल कितना हो रहा है देख रहा है? 120 सबके बीच में 60 है। ओह हाँ। समझ गया? तो इसीलिए ऐसा 2 ही है, मतलब 60 डिग्री वाला। तो 2 इंटू हो जाएगा 1/6। नहीं जी सर। 2 इंटू हो जाएगा 1/6। 120 वाला भी होगा 1/3 हो जाएगा ये ना, क्योंकि 1/3 नहीं होगा। जी सर। तो 1/3 होगा, तो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा। है समझे? जी सर। टोटल जो होगा 2/3 1/3 प्लस 2/3 1/4 into 2/9 1/4 into 2/9। जी सर समझ गए। बनाने लगता। अब समझा ना? जी सर। इस तरह से तुम निकाल सकता है परमिटिव सेल। अब देखो इसमें पूछेगा तो जितना है सब क्या है, ये पूछेगा कि जो अभी बताए हैं 2-3 गो सब प्रिमिटिव सेल है कि नॉन प्रिमिटिव सेल है? प्रिमिटिव। यूनिट मोड। जी सर। जिसमें 1 आ रहा है, 1 जिसमें आ रहा है सब प्रिमिटिव सेल होगा, और जिसमें 1 नहीं आएगा वो क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव सेल। किसका फोन आ रहा है? तो जिसमें जो है यूनिट सेल यहाँ जो हम निकाले हैं, जिसमें 1 आ रहा है सब हो गया प्रिमिटिव सेल, और जिसमें 1 नहीं आएगा तो कह देंगे कि दैट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। है समझ में? जी सर। जी सर। तो याद रखो इसमें कि पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेविस लेटिस पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। समझिए ना? 2 डायमेंशन में कितना ब्रेविस लेटिस पॉसिबल है पूछेगा। देखो ये क्वेश्चन एक बार जेस्ट में पूछे हुआ है, समझा? पूछा हुआ क्वेश्चन है जेस्ट का। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेविस लेटिस पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ गया? किसी भी 2 डायमेंशन के लिए सर? हाँ, ये 2 डायमेंशन में व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेविस लेटिस पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। कितना तक पॉसिबल हो सकता है? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में है 2, 3, 5, 6। 5 तक हो सकता है सर पॉसिबल। हाँ ठीक है, 5 हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर प्रिमिटिव सेल होगा। जैसे अंदर वो नहीं हो सकता कम से कम। आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या? हाँ आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा था।
वो आ रहा है। अब आ रहा है सर। हाँ अब आ रहा है। अच्छा, हाँ देखो, तो इसमें क्या है कि दोनों जो है ए और बी इक्वल है। हम्म, तो ऐसे लिख देते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हो गया एक लेटिस पॉइंट। डिफरेंट कंडीशन हो गया। अब लेटिस पॉइंट प्रिमिटिव यूनिट स्क्वायर क्रिस्टल होगा। लेटिस पॉइंट भी जो उसका होगा, क्योंकि हर एक से एक एटम अटैच होगा तो स्क्वायर परमिटिव भी होगा। जी सर। एंगल यहाँ हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। जी सर। एक हो गया। सेकेंड एंगल में हो जाएगा रेक्टेंगुलर, नहीं हम्म, तो रेक्टेंगुलर में भी वही होगा, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव हो जाएगा। जी सर। इसमें क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b बट गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, जी सर। इसके बाद देखो, इसमें दो हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर सेंटर्ड भी हो सकता है, नॉन, इसमें दो हो सकता है, एक परमिटिव एक नॉन परमिटिव भी हो सकता है। जिसमें सेंटर होगा वो होगा। हाँ, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। लिख लिया। बस फिर मिटा दे सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, रुक। हो गया सर। देखो। रेक्टेंगुलर नॉन परमिटिव। हो गया ना, ये हो गया रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव हो गया, सेम कंडीशन हो गया। एक हो गया हेक्सागोनल, नहीं जिसमें हेक्सागोनल जी परमिटिव सर। होगा, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो। अल्फा इक्वल टू बीटा डिग्री, हाँ, गामा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल परमिटिव। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना बनेगा, दो साइड के बीच में 120 डिग्री हेक्सागोनल में होता है। अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120।
120 डिग्री बनता है। नहीं, गामा इक्वल टू 120 डिग्री या ए इक्वल टू बी होता है। 90 ये हो गया एक हेक्सागोनल परमिटिंग यूनिट सेल हो गया। उसके बाद एक क्या होगा, इसके बाद एक होता है ऑब्लिक, समझा, ऑब्लिक होता है जिसमें गामा 120 बनेगा। हाँ, ऑब्लिक स्ट्रक्चर, ऑब्लिक परमिटिंग। इसमें क्या होगा कि ए और बी जो इक्वल भी नहीं होगा, गामा 90 भी नहीं होगा, क्या इस तरह का जो भी बनेगा वो होगा ऑब्लिक परमिटिविटी एक बनेगा। तो यह बन सकता है इसमें ए और बी इक्वल नहीं होगा, गामा को 90 डिग्री रखेंगे तो ऑब्लिक हो गया। तो टोटल स्ट्रक्चर 5 नहीं हो गया 2D में, इसलिए 2 डायमेंशन हो गया। देयर 5 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस हो गया। स्ट्रक्चर पूछेगा तो 4 टाइप होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें देख रहा है ना, 4 टाइप का है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जी सर, परमिटिव वो पूछेगा तो 5 तक जा सकता है। हाँ, इसीलिए इसमें ध्यान देना होगा कि 2 डायमेंशन में 5 टाइप हो गया ब्रेविस लेटिस और 4 टाइप का हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसीलिए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल आर द स्पेशल केस हो गया ऑफ ऑब्लिक का, समझा ना। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल आर द स्पेशल केसेज ऑफ ऑब्लिक। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 3D में देखेंगे। तो एक मिनट रुक जाएगा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। बस हो गया सर, मिटा दीजिए सर, हो गया। मेन पॉइंट बता रहे हैं। देखो अब है टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया 3D में। देखो 3D में होगा अल्फा, बीटा, गामा, यही एंगल होगा। इसमें ब्रेवी ये जो होता है क्या कहते हैं, लेटिस वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर है, बेसिस वेक्टर, वो मान लेते हैं एक्स ए बी सी। जी सर, ये हो गया। गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा ले लिए। अब देखो अब क्या होगा इसमें 3D में, इसमें क्या होता है कि 7 टाइप का होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एंड 14 टाइप का होता है। कितना? ब्रेविस लेटिस 14 होता है, समझा। फोर्टीन टाइप का ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस 14 टाइप का, 7 टाइप का। अब इसी के बीच में देखो ट्रांस, ये सब चेंज होगा। कभी ए बी के बराबर नहीं होगा तो कभी बी सी के बराबर नहीं होगा, कभी अल्फा बीटा गामा 90 होगा तो कभी अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, कभी बीटा गामा के समझा कि नहीं इक्वल टू 90 होगा तो अल्फा 90 नहीं होगा। इसी तरह से इसको चेंज करते जाएंगे, स्ट्रक्चर बदलते जाएगा।
क्योंकि हम पढ़े चुके हैं सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो भी अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा। देखो इसीलिए जी सर। तुम वैसे पढ़ेगा तो डिटेल में पढ़ा देंगे, इसमें डिटेल में जाएंगे तो उसमें होता है सिमेट्रिकल होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नहीं तो वो सिमेट्री जी क्या सर। है, जब रेगुलर अरेंजमेंट है, हम मान लेते हैं ये है लीनियर है अरेंजमेंट, जब लीनियर अरेंजमेंट है तो यहाँ का एटम है, एक एटम यहाँ सिचुएटेड है, सिमिलर टाइप का एटम यदि यहाँ भी है और यहाँ भी है सिमिलर टाइप का, जैसे मान लो कि तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, ये है देख रहा है ना, तो ये दोनों सिमिलर टाइप का है ना इधर से इधर। अब हम इसको यदि रोटेशन, देखो एक रोटेशन करेंगे सिंगल रोटेशन तो कहेगा क्या कि रोटेशन करने के बाद कुछ अंतर लग रहा है, सिमिलर टाइप का एटम हाँ, दोनों तरफ नहीं, बस साइड चेंज हो गया। जी सर। हाँ सिर्फ उसका अरेंजमेंट बदल गया, लेकिन देखने पर लगेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है, सिमिलर टाइप का एटम है। एक पॉइंट को पकड़ के इसको सीधे उलट दिए तो एक रोटेशन के बाद फिर सिमिलर अरेंजमेंट आ गया, तो उसी को हम देखेंगे 3D में 2D में, तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, माने कितना रोटेशन के बाद वो पुनः अपने ओरिजिनल एक्सिस पे आ जाएगा। किसी में 4 रोटेशन के बाद सिमिलर अरेंजमेंट में आ जाएगा, किसी में 2 रोटेशन के बाद वो अपने सिमिलर अरेंजमेंट में आ जाएगा, जिसमें तुमको पता नहीं चलेगा कि रोटेशन हुआ है, देखेगा कि एटम तो वही का वही है लेकिन हो गया रोटेशन, समझ गया। तो किसी में 3 रोटेशन हो जाएगा, तो यही होता है 4 रोटेशन, 3 रोटेशन, 2 रोटेशन, बस इतना ही रोटेशन होता है। कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेगा तो इतना ही होगा, एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, 3 होगा पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तब 4 होगा जिसमें कि 3 रोटेशन में आ जाएगा, ऐसा होगा 4 हो जाएगा नहीं तो 4C3 होगा, इस तरह से रोटेशन होते जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चला गया वो। लिव करेगा, आ गया आ गया, बीच में कट गया था ना ये। काटा नहीं, देखो अभी बता रहे थे क्या चीज, तो ये समझ गया ना। तो सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा, तो ऐसा बताए हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, इसका मतलब क्या है कि किसी पॉइंट के अबाउट यदि रोटेट कराएंगे ना अरेंजमेंट, पूरे यूनिट सेल को यदि हम रोटेट करा देंगे, जैसे कोई मान लेते हैं कोई ब्रिक्स है, जैसे एक वाल बना हुआ है, एक ब्रिक्स को लेंगे एक यूनिट सेल को, तो उसको स्ट्रक्चर को यदि हम रोटेट कराएंगे, उसी तरह से पूरा क्यूबिकल है 3D में यदि हम सोचेंगे तो 3D में क्या है, 8 एटम्स है, 4 ऊपर में एटम्स है कनेक्टेड, 4 नीचे में है, तो 8 एटम्स है, तो उसको कितना तरह से यदि एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे नहीं तो सिमिलर अरेंजमेंट फिर आ जाएगा। कैसे रोटेट कराएंगे नहीं तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो एक बार रोटेट कराएंगे 90 डिग्री से, फिर दूसरा बार 90 डिग्री से, फिर 90 डिग्री से, फिर 90 डिग्री से, ऐसा हुआ कि 3 ऐसा करेंगे कि 4 टाइम्स यदि रोटेट कराएंगे तब 360 डिग्री से रोटेशन होगा, 4 टाइम्स रोटेशन कराना पड़ेगा तब वो अपने ओरिजिनल अरेंजमेंट में पहुंचेगा। तो वह ऐसा क्या होगा कि 4 टाइम्स रोटेशन करना पड़ेगा, नहीं ऐसा होगा 3 नहीं, इसी तरह से 3 टाइम्स रोटेशन कराना पड़ेगा तो ऐसा होगा 4 नहीं, 2 बार रोटेशन कराएंगे तब जाकर के वो सिमिलर अरेंजमेंट के होगा, ऐसा होता है 6, समझ गया ना। तो ये पढ़ाएंगे, एक रोज पढ़ाएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी पढ़ा रहे, अभी से टाइम कितना, तो टाइम तो हो गया, टाइम हो गया। अच्छा कल से जो है ना टाइम पे मतलब आज जुड़ जाना, तो एकदम टाइम से पढ़ाएंगे ना तो बहुत कुछ होगा। 10 बजे से है ना सर क्लास रोज? हाँ 10 बजे है। 10 और 1
हाँ 1 अच्छा बजे भी है? ठीक है, 1 बजे भी है, तो ग्रुप में डाला हुआ है, रूटीन देख लेना। अच्छा, जो वो बीच में हम आज 10 है तो आज एक